नमस्ते इंडिया। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज आ गया हूँ मैं अपनी ओला S1 Pro लेके, ओला इलेक्ट्रिक की ये इलेक्ट्रिक व्हीकल, और इसका आज करेंगे ओनरशिप रिव्यू, जिसके अंदर मैं इस गाड़ी को जो है 2500 किलोमीटर लगभग चला चुका हूँ और मेरा क्या एक्सपीरियंस है ओला इलेक्ट्रिक के साथ और इस स्कूटर के साथ, वो मैं शेयर करूंगा अपना सारा एक्सपीरियंस ओला इलेक्ट्रिक के साथ और इस स्कूटर के साथ। 2500 किलोमीटर में क्या क्या चीज़ें बदली हैं, क्या क्या चीज़ों का बेनिफिट्स और क्या क्या चीज़ें मेरे साथ ओवरऑल रही है, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। 6 मई को मेरा स्कूटर रिसीव हुआ था और 6 मई के बाद से आज की टिल डेट तक मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा इस स्कूटर के साथ, वो सारी चीज़ें, इवन दो सर्विस से लेके कस्टमर केयर से लेके इसके चलने तक का, गुड क्वालिटीज़, बैड क्वालिटीज़, बिल्ट क्वालिटी, इसके अलावा राइडिंग क्वालिटी, राइडिंग कंफर्ट और इसकी बैटरी रेंज, एवरेज और सर्विस, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ शेयर करूंगा मैं। तो सबसे पहले जब मेरे को स्कूटर मिला था तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें पैनल गैप्स के इशू थे, जबकि ये मैन्युफैक्चर्ड है अप्रैल की डेट में। जी हाँ, 22 अप्रैल 2022 का ये मैन्युफैक्चर्ड है। और मुर्गन जी जो सभी गाड़ियों की क्वालिटी इंस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने ही फिर से आंखें बंद करके इस गाड़ी का भी इंस्पेक्शन किया था। सो मैं बताना चाहूँगा, जब गाड़ी आई थी तो मेरी गाड़ी में बहुत सारे पैनल गैप्स थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पैनल गैप्स बहुत ध्यान से देखिएगा, ये पैनल गैप्स कितने हैविली हैं। और आपको मैं एक प्रॉब्लम जो है स्टार्टिंग में हर ओला के अंदर है, आप उसको चेक कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम है ये, अगर आप इसको दबाते हैं तो ये पैनल दब जाता है और ये लाइट आपकी इस वाली लाइट से हमेशा ही पीछे रहती है। ये आपको 3D इफेक्ट देता है, बट ये अंदर की साइड होती है। साथ ही साथ इसके ग्रैब रेल्स मैं अभी तक टच नहीं करता हूँ, यूज़ नहीं करता हूँ, तो देखिए ये बिल्कुल स्टडी है। बात की जाए इसकी तो ये हमेशा अटकता है, पूरा नहीं खुलता है, बट मैंने इसको नहीं छेड़ा है। और डस्ट देखिए कितनी बुरी तरीके से गाड़ी कलेक्ट कर रही है। आपको लगेगा कि मैं सिर्फ बुराइयाँ गा रहा हूँ, बट चलिए शुरू करते हैं कि मैंने कितना गाड़ी को चलाया है डिस्प्ले से। सो हेयर इट इज़, गाड़ी का जो स्क्रीन है हमने खोल दिया है। 59% बैटरी है, 47 किलोमीटर चली है, 82 का रन और बाकी है इसके अंदर। सो बेसिकली पार्कड है और 1:07 दोपहर के हो रहे हैं, 1:07। सो अभी आप देख सकते हैं सारे स्टैट्स में गाड़ी को जो है कितना चला चुका हूँ। डिस्टेंस आज का कवर्ड है 47, एवरेज स्पीड रही है 32 और 80 टॉप मैंने चलाया है। साथ ही साथ देखते हैं मेन स्क्रीन पे आके 2642 किलोमीटर ऑल द टाइम चला चुका हूँ। आप मेरी बात को मानिए, इसका मीटर जो है ये गलत है। अगर ये 2642 दिखा रहा है तो मैं मान के चलता हूँ अप्रॉक्स मैंने 2300 किलोमीटर चलाया है, क्योंकि इस गाड़ी का मीटर जो है मीटर्स के अंदर नहीं रेंज लेता है, हमेशा एक किलोमीटर के हिसाब से चलता है, जो कि टोटली रॉन्ग है। अगर आप अदर व्हीकल्स को कंपेयर करेंगे तो ये सारा का सारा माजरा इसमें जो है एक्सटेंडेड है। इसकी स्पीड भी 5 से 7 किलोमीटर ज़्यादा लगती है और जो आपकी एक्चुअल स्पीड है उससे। सो अब हम बात करेंगे इसके बटन्स की। शुरू करते हैं अभी सबसे पहले फ्रंट पोर्शन से ही। ये आपका आ जाता है मोड चेंज करने के लिए, लॉक अनलॉक, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप और प्ले पॉज। ये हो गया आपका लो बीम हाई बीम के लिए। रिवर्स के लिए डीआरएल भी इसी से चलते हैं। इंडिकेटर्स के लिए ये 2 स्विच मिल जाते हैं और ये आपका हॉर्न का स्विच मिल जाता है। शुरू में जब आप गाड़ी को चलाते हैं तो क्योंकि मेरी हाइट 5 फुट 4 इंच है या फिर 5 फुट 5 इंच अप्रॉक्स मेरी हाइट है और मैं एक थिन 55 to 57 kg का बंदा हूँ, उस हिसाब से मुझे कभी ना कभी जब भी मैं हैंडल को ग्रैब करके हॉर्न दबाता हूँ मुझे दिक्कत आती है। बट लिटरली इसके अंदर 3 स्विचेस हैं, अगर आप नोट करेंगे, 1 फिर बीच में एक और फिर एक इस साइड में। तो आप कभी भी अगर यहाँ से भी इसको क्लिक करते हैं तो ये क्लिक हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे आपको इसको यूज टू होना पड़ेगा। इंडिकेटर्स भी आपको ऐसे ही यूज टू होना पड़ेगा। सो बात करते हैं इसके बाद, हमें 7 इंच का जो डिस्प्ले मिल जाता है, इसकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। लैग बहुत होती है ये डिस्प्ले, अगर मैं आपको पर्टिकुलर तौर पे बताऊं तो डिस्प्ले की लैगिंग की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जो है काफ़ी ज़्यादा है। जैसे अभी के टाइम पे मैं इसको यूजुअल चला रहा हूँ तो इसमें कोई अभी प्रॉब्लम नहीं आई, ये फास्ट चल रहा है। बट मोस्टली ऑफ द टाइम पासवर्ड लेते टाइम ये हर बार या तो उस पासवर्ड को डिलीट कर देता है या फिर वो जब भी मैं टच कर रहा होता हूँ तो उसको नहीं लेता है। लाइट्स इसकी बहुत ही शानदार है और आप अगर सामने से देखेंगे तो इसकी लाइट्स वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी रेंज देती हैं। सामने से आपको विजिबिलिटी जो है लाइट्स की वो बहुत ही अच्छी मिल जाती है। ये आपकी डीआरएल और आपकी सारी लाइट्स जो है बंद होने के बाद लुक भी बहुत अच्छी देता है। बात करें फ्रंट पैनल की तो अभी मेरा नंबर प्लेट भी आ चुका है और ये देखिए जो सस्पेंशन वाला इशू सबके साथ आ रहा था, मेरे साथ तो अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है मुझे हालांकि। बट फ्रंट सॉकर की अगर बात की जाए तो फ्रंट सॉकर जो है इसका इतना बढ़िया नहीं है जितना कि इसका बैक सॉकर बढ़िया है, क्योंकि जब राइड आप करते हैं तो बैक सॉकर की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आपको प्रॉपर एक अच्छी वाली फील देता है, कंफर्ट देता है। लेकिन जब वही बात होती है इस फ्रंट सस्पेंशन की, ये इतना प्रॉपर काम नहीं करता है। अगर आप किसी ज़्यादा गड्ढे में लेके जा रहे हैं या कोई ऊंचा ब्रेकर पार करते हैं और इस पर थोड़ा भी हैवी जोर जाता है तो ये बहुत बुरी तरह आवाज़ करता है।
पैनल गैप्स की बात कर रहे थे हम, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा एक गैप है जिसको मैं कभी भी सही नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि रीजन बीइंग कि ये जो भी इन्होंने नट और बोल्ट्स दिए हैं वो सारा का सारा प्लास्टिक है, और प्लास्टिक होने के कारण उसकी होल्ड भी प्लास्टिक ही है एक्चुअल में। सो अब बात करते हैं कि क्या क्या पैनल गैप्स एक्चुअल में मुझे मिले थे और उनका एक्चुअल में 2500 किलोमीटर रन के बाद क्या रहा। सो पैनल गैप्स के नाम पे मुझे आप ये देख लीजिए, ये पैनल गैप बहुत ज़्यादा था, इसकी बैलेंसमेंट में भी प्रॉब्लम थी। ये जो पोर्शंस है ये स्पीकर वाला, ये हालांकि सबके अंदर ही है, मैं इसको खोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि इसके अंदर उन्होंने टाइज लगा के इसको टाइट कर रखा है, और ये वाला पोर्शन फिर भी अभी तक जो है वो सेटेड नहीं है प्रॉपर तरीके से, और ना ही ये होता है। ओला कस्टमर केयर में जब भी मेरी बात हुई और ओला के सर्विस टेक्नीशियंस ने जब भी ये कहानी मुझे बताई कि ये कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं जो ठीक हो ही नहीं सकती हैं, जैसे ग्रैब रेल, ये प्लास्टिक के ऊपर है और ये कभी भी अगर ये ढीला हो जाता है या टूट जाता है तो ये ठीक नहीं हो सकता है। पैनल गैप्स कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं। ये मैट्स अपने आप उखड़ जाते हैं, लगे लगे रहने के बाद ही इनके जो ये पिंस हैं ये अपने आप ही निकल जाते हैं, मैट्स जो है बीच में से फूल जाती हैं। इसके अलावा बूट स्पेस की अगर हम बात करें, बहुत ही अच्छा बूट स्पेस मिला हुआ है। 2 स्पीकर आपको मिलते हैं जिनका अभी तक मैंने कोई यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे मूव OS 2.0 मिला नहीं है, बट ये डिस्प्ले एक अच्छी डिस्प्ले है और ये हमारा बूट स्पेस मिल जाता है। 36 लीटर का बूट स्पेस है और वाकई में अच्छा है। इसके अंदर पानी की बॉटल्स वगैरह अवॉइड करें रखना। प्रॉब्लम ये है कि वो उछलती हैं और उछलने के बाद वो या तो लीक हो जाती हैं या फिर वो टूट जाती हैं। इसके अंदर मेरे साथ पर्सनली हो चुका है ये हादसा, तो आप बचें इस चीज़ से। लॉकिंग मैकेनिज्म सीट का जो है वो अच्छा है, हालांकि काफ़ी लोग बता रहे थे कि उनकी सीट जो है वो बेंड कर रही है। मेरी सीट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके सामने ही काफ़ी ज़्यादा इसको प्रेस कर रहा हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं मिली है। यहाँ से सीट्स उनकी बेंड हो रही हैं। मैंने सीट कवर भी चढ़ा रखा है और सीट कवर चढ़ाने के बाद आप देखेंगे एक्चुअल प्रेशर सीट का यहीं पे आता है, और यहाँ से जो है सीट जब आप इसको लॉक करते हैं तो वो गैप रह जाता है। यहाँ से देखिए ये गैप रह जाता है, अच्छा खासा ये गैप रहता है जो अभी इस सीट कवर ने जो है रोक रखा है, वरना इस गैप के अंदर पानी इजीली चला जाता है। एक्चुअल मैं आपको बताऊं तो जब भी ये टेढ़ी खड़ी रहेगी, जब भी इस पोजीशन में खड़ी है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मेन स्टैंड नहीं आता है, तो इस डिग्गी के अंदर छींट बूंदे चली जाती हैं। कई बार तो रैंडम चलते चलते अगर साइड से कोई ट्रक या बड़ी गाड़ी आपको मार जाती है पानी के छींटे वीटे, तो वो भी एक आध दो बार मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि चली जाती है। बात करेंगे अब राइडिंग क्वालिटी की। बेसिकली मेरी हाइट 5 फुट 4 या 5 इंच है, मुझे थोड़ी सी समस्या आती है कभी कभी, लेकिन जब हम चलाते हैं इस गाड़ी को एक्चुअल, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा पीछे सरक जाता हूँ और इसका बैलेंस बहुत अच्छा है गाड़ी का, तो मुझे चलाने में बहुत मज़ा आता है। इसकी हैंडलिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, इस बात को छोड़ के कि फ्रंट सस्पेंशन जो है वो इतना प्रॉपर काम नहीं करता है, बट चलाने का तरीका सबका अलग अलग होता है और मुझे चलाने में इसको बहुत मज़ा आता है। मैं अभी तक जो है स्प्लेंडर प्रो मेरे पास थी और भी बाइक्स मेरे पास थी, उन सभी बाइक्स को अगर मैं अपार्ट साइड रख दूँ तो मुझे सब स्कूटर और बाइकों के बाद इसके चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत ही स्टर्डी रोड को पकड़ के चलती है ये, चाहे आप 80 चलो, चाहे 90 चलो, चाहे 115, या फिर आप चल रहे हो 10, 20, 30, 40 की स्पीड में। इसकी जो चलने की क्वालिटी है, कंफर्ट है, और जो इसकी राइडिंग पोस्चर है, वो चीज़ें बहुत ही शानदार हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं पहले जब बाइक चलाता था उसमें हमारे हाथ यूँ रहते हैं नीचे की साइड, अगर आप याद रखोगे, आप कभी भी बाइक पे बैठोगे, बट स्कूटर का पोजीशन चेंज होता है, हमारे जो पोजीशन है वो यूं हो जाते हैं, हाथ ऊपर चले जाते हैं। तो इनिशियल मुझे 4-5 दिनों तक तो थोड़ी बहुत दिक्कत आई, लेकिन उसके बाद जब मैं इसको यूज टू हो गया तो मुझे ये चलाने में बहुत मज़ा आने लगा। खासकर जब भी हम हाईवेज के ऊपर जाते हैं तो इसका परफॉर्मेंस भाई बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अब राइडिंग के अलावा इसमें और भी बहुत सारी खासियत है। इसका बूट स्पेस हम यूज़ कर सकते हैं। रेंज की बात करते हैं, रेंज में अगर मैं चलूँ तो मुझे जो है अपनी राइडिंग स्टाइल के हिसाब से मैक्स टू मैक्स 137 किलोमीटर मैंने रेंज इससे निकाली है, 40-45 चलाकर भी, जो कि मैं KMP पे निकाल के आया था जब 200 किलोमीटर का टेस्ट चल रहा था। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। इसके अलावा अगर बात की जाए कि अगर हम प्रॉपर ट्रैफिक में चलते हैं और प्रॉपर जैसी हमारी डे वाइज रनिंग होती है, लाइक मैं इसको डेली ऑफिस लेके जाता हूँ और ऑफिस से लेके आता हूँ, फिर मेरे फादर भी इसको यूज़ करते हैं। सो डेली वाइज में मैं इससे जो है मान के चल रहा हूँ 120-125 की एवरेज, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कहीं हमें ओवरटेक करना है या फिर ओवरटेक के अलावा कहीं पे रेत मिट्टी है वहाँ से निकलना है तो हाइपर या स्पोर्ट्स लगानी पड़ती है, बट वो 1-2 मिनट के लिए होता है या कभी कभी चिल करने के लिए भी होता है। बट मैं इससे 120 से 25 की रेंज नॉर्मल बेसिस पे निकाल रहा हूँ। पिछले 2 दिनों से जो है इसमें ड्रॉपेज ज़्यादा हो रही है बैटरी की, क्योंकि गर्मी बहुत है और ये बार बार
हाई टेम्परेचर भी शो कर दे रही है। पिछले 3-4 दिनों से जब भी मैं ऑफिस से लौटता हूँ, मेरा 19 किलोमीटर का अप डाउन है, उस 19 किलोमीटर में ये शो कर देती है हाई टेम्परेचर, और या तो ये इको लग जाती है या फिर ये जो है नॉर्मल से स्विच नहीं करती है किसी भी मोड को। तो इसका चलाने का तरीका जो है सबका अपना अपना होता है, उस पर क्या रेंज कौन निकाल रहा है ये डिफ्रेंशिएट कर सकता है, बट जितना कंपनी क्लेम कर रही है मैं अप्रॉक्स उतनी ही रेंज निकाल रहा हूँ, मैंने इससे ज़्यादा रेंज नहीं निकाली है। अब इसकी एक कमी और मैं बात करूँ, कमियाँ और जो प्लस पॉइंट्स है वो सारे मैं एक साथ ही लेके चल रहा हूँ, आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। शीशे बहुत ज़्यादा बचते हैं, ये बहुत ज़्यादा जब चलती है ना, थोड़े भी गड्ढों वड्ढों में जाती है, ये शीशे ना लूज़ हैं, ये आप शायद कैमरा में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे होंगे, ये हिल रहे हैं। और ये शीशे बिल्कुल भी एक्चुअल ट्रैफिक के हिसाब से नहीं है, जो गाड़ियों के अंदर पूरा पूरा कवर करता है, नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास कोई गाड़ी यहाँ पे है या फिर कोई स्कूटर या कोई व्हीकल यहाँ पे है, तो आपको कभी पता ही नहीं चलता कि वो यहाँ पे है, क्योंकि वो यहाँ से कट ऑफ हो जाता है। और कोई गाड़ी अगर ये रेंज पार कर चुकी है तो वो भी नहीं दिखती है। यूजुअली आप पीछे का व्यू ले पाते हैं, लेकिन अपनी आसपास की गाड़ियाँ जो आपको अपने कार के ओवरव्यू में या फिर आपके बाइक के शीशों में दिखती है, वो इसमें नहीं दिखती है। मुझे नहीं पता इतनी वाहियात ख़राब क्वालिटी का शीशा इन लोगों ने क्यों दिया है, बट ये शीशा जो है नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, इसका जो है कोई यूज़ नहीं नज़र आया। मुझे एक प्रॉपर शीशा तो एटलीस्ट उनको देना चाहिए था, भले से ही वो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते, बट मैं आज तक इससे अंदाज़ा प्रॉपर नहीं लगा पाता हूँ कि गाड़ी एक्चुअल में है कहाँ। क्योंकि जब मुझे गाड़ी यहाँ दिख रही होती है, वो गाड़ी खड़ी होती है वहाँ पे, और जब गाड़ी मुझे जो यहाँ रगड़ने ठुकने वाली होती है वो होती है यहाँ पे, जो कभी दिखती ही नहीं है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे प्लस चीज़ें ये हैं कि अगर पीछे का पिलियन जो भी बैठा है उसके लिए इसमें बहुत मौज है। हालांकि इसकी सीट बहुत चौड़ी है, बट लिटरली मेरे को अब तक जो प्रॉब्लम किसी से भी नहीं आई, सभी पिलियंस ने जिसने भी इसको पीछे से राइड किया वो बहुत ही कंफर्टेबल थे। क्योंकि जैसा मैंने बताया, पीछे का सॉकर जो है वो बहुत ही परफेक्ट है इसका, और बहुत शानदार तरीके से काम करता है, पहले आगे वाले सस्पेंशन के को छोड़ दिया जाए तो। चार्जिंग की बात करूँ तो 5 से 6 घंटे में ये चार्ज हो जाता है, और यही स्लॉट जो है यहीं से खोल के हम लोग इसको चार्ज करते हैं, ये तो आपको नॉर्मली पता ही होगा। तो ओवरऑल जो है इसमें देखिए डस्ट कैच भी बहुत ज़्यादा कर रहा है ये, बट हालांकि इसको कवर रखना इज़ लाइक वाटर से सेव करना ज़्यादा ज़रूरी है। रही बात धुलाई की, तो मेरे घर पे जो है हम नॉर्मल वाटर प्रेशर से इसको धो के बिल्कुल चकाचक कर देते हैं, कपड़ा मार देते हैं नॉर्मल ही। कभी मैंने प्रेशर वॉश इसको नहीं करवाया है, ना ही मेरा कोई प्लान है आगे प्रेशर वॉश करवाने का, क्योंकि नॉर्मल पानी डाल के इसके ऊपर कपड़ा मार दो, ये अच्छे से साफ़ हो जाती है, कोई इशू नहीं आता है। हाँ, एक चीज़ जो और मेरे को बुरी लगती है इसमें वो ये कि इसका स्टैंड जो है वो बिल्कुल ही उसी क्वालिटी का है जिस क्वालिटी का आपका ये पोर्शन है, ये और वो दोनों ही सेम मटेरियल के हैं, जिसके कारण स्कूटर में स्टडीनेस नहीं आती खड़े करते टाइम। और खड़े करते टाइम जो है ये स्टडीनेस ना मिलने के कारण कभी कभी डर लगता है कि ये गिर ना जाए। और मैं आपको बता दूं, ग्रैब रेल भी सेम मटेरियल का है, इसके जितने भी पार्ट्स हैं मेटेलिक में वो सारा एक ही मटेरियल का एलॉय है। और वो एलॉय जो है वो एलॉय कुछ मैटर्स में तो अच्छा है, बट कुछ मैटर्स में वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी फील कराता है। आप यहाँ पे कुछ भी टांग सकते हैं, ये ठीक है, ये घूम जाता है हल्का हल्का, बट मैं इसको छेड़ता नहीं हूँ। यहाँ पे टांगने के निशान बन जाते हैं। एक दिन मेरा हेलमेट हल्का सा इस पे से रिपट गया था, जिसकी मार्किंग्स जो है यहाँ पे आ चुकी हैं, और ये स्क्रैच जो है ये जाता नहीं है, आप पास से देख सकते हैं, आई होप ये विजिबल होगा। सो ये जो है ये मार्किंग बहुत ईजिली एक हेलमेट के रगड़ जाने से, मतलब रगड़ा भी नहीं, वो हेलमेट जो है यूं करके पलट गया था इसके ऊपर, हाथ में ही था, टकराया भी नहीं था, बट ये निशान जो है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस को अट्रैक्ट करती है नॉर्मल बेसिस पे भी, और ये स्क्रैचेस जो है इनका कोई हमारे पास सावधान नहीं है। अब मैं आपको ब्रेकिंग के बारे में बताता हूँ। मोस्टली जो है ये आपका एक्सेलरेटर हो गया और ये ब्रेक्स हैं। अब मैं ब्रेक्स के अंदर आपको एक आवाज़ सुनाऊँगा। आई होप आपको ये क्लिकिंग वाली साउंड आ रही होगी। तो ये क्लिकिंग साउंड जो है ये मोटर कट ऑफ के लिए सेंसर है, और ये सेंसर ही हमें हेल्प करती है जब भी हम ब्रेक दबाते हैं तो उस टाइम पे मोटर का पावर कट ऑफ कर देती है, जिसके कारण जो है स्कूटर प्रॉपर बिहेव कर पाता है, प्रॉपर तरीके से चल पाता है। और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लिटरली अगर आपका स्कूटर जो है कहीं भी पावर के अंडर ब्रेकिंग होगी तो मोटर आपकी जल जाएगी।
एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, मुझे नहीं समझ में आया ये किस हिसाब से इन्होंने दे रखा है, क्योंकि जो ये मोटर का पोर्शन है, ये मोटर का पोर्शन डायरेक्ट व्हील के आगे है और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मिट्टी यहाँ पे भर चुकी है। तो इसके रस्टिंग के और कोरोजन के चांसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कहीं ना कहीं इसी चीज़ की वजह से। और ये वायर्स भी खुली है, मुझे नहीं समझ में आया ये वायर्स इन्होंने खुली क्यों दे रखी है। कोई भी आम वगैरह आता है और उसको काट दे तो हमारे लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हालांकि, लेकिन ये चीज़ का कोई सॉल्यूशन मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मोटर जो है बहुत जल्दी रस्ट खा जाएगी और रस्ट खा के ख़राब हो जाएगी। बाकी अगर बात करूं और मैं रेटिंग देना चाहूं अपार्ट इन सभी कमियों को छोड़ के, तो मैं इसको 10 में से 8 नंबर आराम से दूंगा, क्योंकि ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मैं स्कूटर से बहुत ज़्यादा खुश हूं। बिल्कुल हाँ, खुश हूं। हर एक प्रोडक्ट के अंदर कुछ कमियां होती हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, कुछ प्रोज होते हैं आपके, लेकिन मैं स्कूटर के साथ बहुत खुश हूं। और लिटरली मैंने बाइक ड्राइविंग करना बिल्कुल छोड़ दिया है। मेरे मूव OS 2.0 के लिए इन लोगों ने कॉल किया था स्कूटर पिकअप करेंगे, बट मैंने पिकअप के लिए अप्रॉक्सीमेटली उनको मना ही कर दिया कि तुम पिकअप मत करो, जो करना है यहीं पे करो। सर्विस के बारे में बात की जाए तो सर्विस इनकी वाकई में स्लो है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस चीज़ का कोई निपटारा नहीं है। फ्रंट पार्ट में इसके आवाज़ आती है, जब भी ये थोड़े बहुत ख़राब रास्तों पे चलती है तो फ्रंट पार्ट से इसके आवाज़ आती है। और जो फ्रंट पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट में शीशे आवाज़ करते हैं, वाइज़र में से आवाज़ आती है। अब मैं आपको बता दूं, इसमें प्लास्टिक स्क्रूज के थ्रू इसको पूरा का पूरा बाइंड किया गया है और वो आवाज़ जो है पिछले कुछ दिनों से बढ़ गई है। तो इनकी सर्विस टीम आती है, बट आप अगर टिपिकली चाहोगे कि वो तुरंत आ जाए, तुरंत किसी चीज़ का निपटारा कर दे, तो वो नहीं हो पाएगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है, RS से भी यूज़ किया है मैंने, इनका RS से भी स्लो है। बट देखो यार, किसी भी चीज़ में टाइम तो लगता है कि आप कहीं फंसे हो, RS से आ रहा है तो टाइम तो लगता है। बट सर्विस और कुछ चीज़ों को अगर हम छोड़ दें तो वाकई में गाड़ी बहुत बढ़िया है। इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से सही है। अब देखो यार, फाइबर बॉडी सबके साथ आ रही है, बट ठीक है। आफ्टर ऑल आपको ये भी लगता होगा कि ये गाड़ी छोटी है। एक्चुअल में ये स्कूटर जो है ये बिल्कुल भी छोटा नहीं है। आप एक्टिवा के सामने खड़ा करो, मेरे पास कंपैरिजन के लिए कोई स्कूटर अभी नहीं है, वरना मैं साथ में खड़ा करके दिखा देता। इस हम्प का मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो मेरे को चलता है, मैं कोई सामान ढोता ही नहीं हूँ, तो हम मेरे लिए थोड़ा सा ठीक भी है। मैं जूते वूते रख लेता हूँ उसके ऊपर, मतलब अपना अपना अंदाज है सबका, बट ठीक है। हम बात कर रहे थे इसकी लेंथ की। इसकी सीट भी जो है वो नॉर्मल ही है, जितनी अदर स्कूटर्स की सीट होती है वैसी ही है। बस ये ज़्यादा ब्रॉड है पीछे से, और आगे से थोड़ा सा ये अनकंफर्टेबल लो हाइट वालों के लिए हो जाता है। बट कंफर्टेबली मैं इसको ड्राइव कर लेता हूँ, मैं यूज टू हो गया हूँ। तो स्कूटर की हाइट, लेंथ, विड्थ सब कुछ यार नॉर्मल है, जितनी और अदर एक्टिवा हो गई, जुपिटर हो गई, जितनी हमारी इस टाइप के स्कूटर्स हैं उनके बराबर है, उससे ज़्यादा कम नहीं है। भले ही ये आपको फर्स्ट लुक में छोटी लगे, सामने से छोटी लगे, लेकिन जब ये सामने आती है तो एक्चुअल में इसकी औकात का पता चलता है। तो ये अपने, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इस पे 2 या 3 बंदे बैठ सकते हो या नहीं, मैंने लिटरली इस पे 3 को बिठा रखा है, मैं और मेरे 2 मोटे मोटे दोस्त, और वो इजिली आ जाते हैं। बस फ़र्क ये है कि उनके पास जो है पैर रखने की जगह नहीं होती, क्योंकि आपके पास जो है फुट रेस्ट पीछे का तो है, बट लेडीज़ फुट रेस्ट नहीं है, ये आपको पता ही होगा। सो ओवरऑल अगर मैं सर्विस की बात करूँ, सर्विसिंग को मैं दूंगा 10 में से 5 नंबर, क्योंकि वो लोग हमेशा डिले करके आते हैं और उनके पास कोई खास सॉल्यूशन नहीं मिलता है। सेकेंडरी अगर मैं बात करूँ स्कूटर की, स्कूटर को रेटिंग देना चाहूँगा तो डेफिनेटली मैं स्कूटर से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैं 10 में से इसको 8.5 या 9 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि जब से मैं स्कूटर लेके आया हूँ मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई जो लोग बताते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। कुछ माइनर चीज़ें हैं, मूव OS 2.0 आ जाएगा तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, लेकिन मैं सॉफ्टवेयर 1.0.16 चला रहा हूँ और मैं उसमें भी खुश हूँ। हालांकि मुझे फीचर्स अभी नहीं मिले हैं। आई रियली वांट क्रूज कंट्रोल, मेरे को बड़ा ज़रूरी लगता है, चाहिए, बट मैं अभी खुश हूँ सारी चीज़ों से। और ओवरऑल अगर इसके एक्सपीरियंस की बात की जाए, कस्टमर केयर ओला इलेक्ट्रिक के एक्सपीरियंस के बारे में बात की जाए, तो मैं जो है 10 में से 7.5 दूंगा, इंक्लूडिंग स्कूटर और उनकी प्रोडक्टिविटी, सर्विस और बाकी चीज़ों को भी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, या आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चंस हैं, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने सभी दोस्तों से जो ओला इलेक्ट्रिक या फिर किसी और इलेक्ट्रिक गाड़ी या फिर किसी भी पेट्रोल डीजल गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं। जल्दी ही हम टाटा टिगोर के लिए भी आपके लिए एक वीडियो टाटा टिगोर का लेके आने वाले हैं, EV भी और CNG भी। सो बने रहिए हमारी वीडियो पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपने सवाल जवाबों को ज़रूर आप डालें कमेंट सेक्शन पे, और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं। एक चीज़ बताना मैं ये भूल गया कि दोनों ही आपको आगे और पीछे जो है इसके डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, जो कि बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं। ब्रेकिंग की बात मैं कहना भूल गया था,
ब्रेकिंग इसकी बहुत ही लाजवाब है। मतलब अगर मैं जो भी एवरेज गाड़ियां हैं या फिर मैं प्रॉपर एक बात करूं तो यस आई कैन गिव इट, मैं 10 में से 7.5 नंबर दूंगा इसकी ब्रेकिंग को। लाइट्स बहुत अच्छी हैं, बाकी चीज़ें बहुत फर्स्ट क्लास है। तो वीडियो को लाइक प्लीज़ कीजिए।